सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो बता रहे हैं सारा पैथोलॉजी बता रहे हैं, कुछ होम्योपैथी के सिम्टम वगैरह नहीं बता रहे हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको कितना ये पैथोलॉजी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ जो ये कहते हैं कि होम्योपैथी में पैथोलॉजी का कोई रोल नहीं है और ये पैथोलॉजी उतना ज़रूरी नहीं है, तो वो होम्योपैथी के सिर्फ एक पहलू को जानते हैं। और होम्योपैथी कितनी वैरायटीज़ है होम्योपैथी की और कितने एक लंबा भंवर है होम्योपैथी, वो नहीं जानते हैं। क्योंकि होम्योपैथी का एक पहलू जो वो देख रहे हैं, ठीक है, उसका एक दूसरा पहलू भी है। क्योंकि ये लोग शायद इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि होम्योपैथी के जो बानी रहे वो खुद एक पैथोलॉजी डॉक्टर थे, सॉरी वो एक खुद एलोपैथी के डॉक्टर थे। और आप जब एलोपैथी की बात करते हैं तो फिर आपका पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारे का भरमार होते हैं। ये भले उनकी ड्रग आपको कुछ चीज़ें क्योर नहीं करती है, लेकिन उनकी पैथोलॉजी मैं समझता हूँ जो अल्टरनेट होम्योपैथी और भी कोई पद्धति है, नेचुरोपैथी हो या कोई भी हो, इनसे बहुत अच्छी होती है और इनसे बहुत एडवांस होती है और उन्हीं की ये देन है। ठीक है, कोई लोग अगर एलोपैथी को क्रिटिसाइज करता है तो वो गलत बात है, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर का ही देन है ये होम्योपैथी, उनकी ही सोच का उपज है ये। ठीक है, इसलिए उनको क्रिटिसाइज करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक स्यूडो साइंस के एक मैथम वगैरह में आते हैं। तो आज हम उसी वीडियो से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ चीज़ों को हम आपके सामने में हम रखेंगे, जहाँ पे डॉक्टर हेनमन साहब की और डॉक्टर रिसर्च हॉग साहब जो ब्रिटिश होम्योपैथ प्रैक्टिशनर थे, फिजिशियन थे, वहाँ के इंटरनेशनल काउंसिल के रिसर्चर रहे, फिर उनके डायरेक्टर रहे, इंटरनेशनल जॉइंट सेक्रेटरी रहे अमेरिका और ब्रिटेन के। और उन्होंने होम्योपैथी के कितने कितने चीज़ों पे जाके हेनमन साहब का कुछ कुछ चीज़ों पे उन्होंने कहा कि हम उसका बहुत इज्जत करते हैं, उसके लॉ का, उनके ऑर्गन ऑफ थ्योरी का, लेकिन उसने बहुत सारे क्रिटिसाइज भी किए, बहुत सारे उसमें कमियां भी निकाली और एक नए थ्योरी का उन्होंने दिया और वो बहुत सारा अफियत भी हुआ। यही वजह है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, वो आप तक जानकारी नहीं पहुंची है। ठीक है, जिसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि होम्योपैथी आप सैमुअल हनीमन से सीधा जंप मार के आप विलियम बोरी में आ जाते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा फाटक साहब के पास आ जाते हैं। और जब ये आप तीन चीज़ों में मत, उसका और भी एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि होम्योपैथी के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग रिसर्च हुए हैं, अलग अलग चीज़ें हुए हैं। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब की अगर बेसिक देखें तो वो जब थे जर्मन में तो उस समय होम्योपैथी का, वो एलोपैथी ही प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उसको लगा के डिप्थीरिया में जहाँ पे इसको काट करके ब्लड को निकाला जाता था, उस चीज़ से सोच करके उन्होंने होम्योपैथी डाली। तो यहाँ मैं उस चीज़ पे, तो उसका हिस्ट्री वगैरह पे नहीं जाऊँगा, मैं कुछ चीज़ों को ऐसे सामने में रखूँगा जिससे आपको लगे कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो होम्योपैथी में पैथोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि होम्योपैथी में डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब ने एक थ्योरी दिया। तो सबसे पहली बात, वो एलोपैथी के डॉक्टर थे। जब एलोपैथी के डॉक्टर थे, उसने जब कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, तो अपने दिमाग में उसको तो पैथोलॉजी था, जानकार थे, पैथोलॉजी था ही, जब पैथोलॉजी को माइंड में रखे लिखा था। तो आप जिस मेडिसिन का ये मॉड्यूलिटी, ये लोकेशन, ये आप उसकी जो सिम्टम, ये क्या है, ये पैथोलॉजी ही तो है। आपके पास एक केस आ गया, कहता है कि पेशाब करते समय हम जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब बार बार आता है, पेशाब से ब्लड आ रहा है, तो पेशाब से बार बार पेशाब हो रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक आदमी वही आके कहता है कि मुझे बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब से कुछ चीज़ें निकल रही है। तो आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप? वही जो वो आदमी कह रहा था कि मुझे बार बार पेशाब हो रहा है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सेम ये आदमी भी कह रहा है आपको। आपने वही उसमें काम कर गया वो मेडिसिन, इसमें नहीं काम कर रहा है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पैथोलॉजी में जाना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि सिस्टिस है
या प्रोस्टेट फ्लूइड आ रहा है, या यूटीआई है, या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कौन करेगा? क्योंकि जब आप पैथोलॉजी में जाते हैं तो आपको इंटरसेप्ट करने का मौका मिलता है और आप उसको एक थेरोपेटिक लेके आ जाते हैं कि इंटरसेप्ट, वरना आप 50 मेडिसिन देंगे। आप बहुत सारे डॉक्टर हैं ना, 15-20 मेडिसिन एट ए टाइम लिखते हैं, पूरा दिन लेते रहो। तो आप अगर वो करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, कर रहे भी हैं। तो पैथोलॉजी आपको इंटरसेप्ट का मौका देता है, क्योंकि पैथोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, उसका मान ही होता है कि आपको स्टडी करने का मौका मिलता है कि जो सेल्स है या टिश्यूज़ है कितना एबनॉर्मल चेंजेस हुआ है उसमें। ठीक है, और उसमें कितना चेंजेस हुआ है और उस चेंजेस को उस आधार पर आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है। तो हेनमन साहब ने, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे, हेनमन साहब ने आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन दिया, लेकिन उसमें एक चीज़ उनका क्रिस्टियन डॉक्टर हॉक्स, रिसर्च हॉक्स साहब लिखते हैं, ये बहुत बड़े अच्छे साइंटिस्ट भी कहिए आप उनको, रिसर्चर भी कहिए आप होम्योपैथी के, क्योंकि अच्छे अच्छे पद पर रहे, अच्छे अच्छे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनको लोग जाने। भले आपके पास उसकी स्टडी नहीं आई हो, आपके इसमें कंक्लूडिंग नहीं हो, तो अगर आप BHMS के स्टूडेंट हैं, अगर आप BHMS में पढ़ रहे हैं तो सेकेंड ईयर में तो पढ़ाया जाता है आपको, तो बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, उसके वायरोलॉजी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डोसोलॉजी, ये सारे ये जो बैक्टीरियोलॉजी है, फिर आपको वायरोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारा आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो एलिमेंट्री पैथोलॉजी आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है होम्योपैथी में। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे और भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक टाइफाइड का फीवर आया आपके पास, आप पूरा पैथोलॉजी उठा करके देख लीजिए, आप पूरा थेरोपेटिक उठा के देख लीजिए, आपको कभी लगेगा कि ये बेलाडोना है, कभी आपको लगेगा कि जल्सीमियम है, कभी आपको लगेगा कि हाइसोमस है, कभी आपको लगेगा कि सेट्रोमोनियम है, कभी आपको लगेगा कि चीनियम सल्फ है। क्योंकि हेनिमन साहब ने टाइफाइड के शायद बिप्टिसिया का जिक्र उन्होंने नहीं किया जो मेडिसिन ऑफ प्यूरा में, और ये डॉक्टर रिसर्च होगी थे जिन्होंने कहा कि बिप्टिसिया टाइफाइड की सबसे बड़ी, आप धरले से अभी जो अब बड़ा बड़ा पाउंड लोगों में बांट रहे हैं बिप्टिसिया का, ये हॉक साहब का ही रिसर्च, हॉक साहब का ही देन है। तो उन्होंने एक थ्योरी उसमें दिया कि सही बात है कि हेनिमन साहब ने जैसे ही 4th एडिशन दिया ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का, जब 4th एडिशन दिया उसमें वाइटल फोर्स का थोड़ा भी उसने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी के जो उन्होंने थ्योरी दी उसको मैं मानता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये फुल्ली सब्सक्राइब है कि हनुमान की थ्योरी ही पूरी सब्सक्राइबर्स है, पूरी फुल्ली सही है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ छूटा है। जैसे ही उसका 5th एडिशन आता है उसमें ऐड होता है वाइटल फोर्स, तो शायद उस समय अगर होते तो कुछ ना कुछ तो खमियां रहा होगा। मैं यहाँ पे किसी को सही या गलत ठहराने के लिए मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये रिसर्चर लोगों ने ऐसा कहा और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी। ठीक है, उसने भी 8-10 मेडिसिनों का उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया और सक्सेसफुली रहा, यही वजह के इंटरनेशनल लेवल पे रहे वो। कोई अभी कहते हैं कि पैथोलॉजी के बगैर जाने तो आपको लगता ही नहीं कि होम्योपैथी कोई है। आपको ऐसा पॉसिबल है कि पैथोलॉजी के बगैर कोई ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं? हमारे पास भी आज 2-3 हम देखे, हम होम्योपैथी का ही डॉक्टर है, सारा मेडिसिन चला चुके वो, जितना समझ में आया है ना। उसको वो प्रोस्टेट फ्लूइड आ रहा था, तो अब उसमें वो क्या मेडिसिन देंगे वो? अरे वो इन्फ्लेमेशन है वो, उसमें सब मेडिसिन वो चला चुके। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब तक ये नहीं है, और माइज़म की थ्योरी तो उसी पे आया, और कोई भी आप एक सिस्टम को उठा लें इसी होम्योपैथी के अंदर में,
डॉक्टर हॉक साहब का शायद ज़माना 1800 से लेकर 1902 के आसपास ही रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट उसका डेट हमको नहीं मालूम है क्योंकि 1902 में शायद डेथ किए हैं वो। तो उसने भी ये थ्योरी दी और उसने थ्योरी कहा कि द थ्योरी ऑफ पैथोलॉजिकल सिमिली उसने नाम दिया और उसके आधार पर ही मेडिसिन का सिलेक्शन करें। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास एक पेशेंट है, डिस्ट्रैक्टिव मूड है। जैसे आपने बताया कि पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी आपको मौका देता है कि स्टडी करने का कि क्या सेल्स में या टिश्यूज़ में कुछ एबनॉर्मलिटी चेंज हुआ है। अब चेंज हुआ है तो उसी के आधार पर मेडिसिन चीज़ करते हैं। अब बहुत लंबा चेंज पर है तो आप वहाँ पे बड़ी पोटेंसी तो यूज नहीं कर सकते हैं, आप छोटी पोटेंसी पे यूज करेंगे। उस समय पैथोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, इसीलिए मदर टिंचर का कहीं पे 6x का, कहीं पे हाईएस्ट 1x का, 2x का, 3C का, 6C का, 30 हाईएस्ट उस समय यूज किया गया है। इस समय कि उसमें पैथोलॉजी नहीं था, उस समय इतना एडवांस नहीं रहा होगा पैथोलॉजी। तो इसी वजह से मेडिसिनों की लिमिटेशन को उसको ने बाउंड कर दिया है। आज अगर आप चाहेंगे कि वही हम 6 दें, 30 दें, 1 बूंद दें और फिर हम वेट करें 3 महीना तक, पेशेंट रहे या मरे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है, उस समय एडवांस नहीं रहा होगा पैथोलॉजी। आपको मान लिए एक पेशेंट आया आपके पास, आपको कहता है कि हमको डायबिटीज़ है। वो क्या कर रहा है? अरे पैथोलॉजी तो ही बोल रहा है मुँह से अपने, वो थोड़ा बोल रहा है हेनुमन का थ्योरी। तो हेनुमन साहब का थ्योरी नहीं बोल रहा है कि समथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम माई द प्रोस्टेट फ्लूइड इट्स लेट नाइट। तो वो तो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है आपको, वो तो कह रहा है पैथोलॉजी ही तो बोल रहा है। आप तो उसी पैथोलॉजी को एम बना के दे रहे हैं, आप जो भी दे रहे हैं, आप साइजिज्म दे रहे होंगे, सिफ्लेंडरा दे रहे होंगे, यूरेनियम नाइट्रिकम दे रहे होंगे, इंसुलिन दे रहे होंगे, वही तो आप दे रहे हैं उसी का पैथोलॉजी में। आप तो माइंड नहीं लगाया उसको कभी, आपने माइंड लगाया उसको कभी कि बंदा में क्या है? आपको मालूम है 70 से 80% हिंदुस्तान की आबादी ऐसी है जो स्ट्रेस में जी रही है। इसलिए आप डाटा वगैरह कभी न्यूज़ वगैरह का देखिएगा तो खुश लोग नहीं है यहाँ पर, बहुत ही कम लोग हैं खुशी में। अब बताइए, तो स्ट्रेस ही सबसे तो कभी आपने क्या कि उसके स्ट्रेस को हम थोड़ा सा हम एड्रेस करें, जिसकी वजह से है मेडिसिनें नहीं काम करने की वजह क्या है? ऑब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। तो ऑब्स्ट्रैक्शन ही तो आपको दूर करना है, फिर आपका ये साइजिज्म, फिर ये आपका सिफ्लेंडरा, ये सब काम करने लग जाती। आप खाली सोचिएगा कि हम जामुन का बिच्ची खिला खिला के आदमी को ठीक कर दें, तो ये आपकी सोच हो सकती है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि पैथोलॉजी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना होम्योपैथी में आप मैट्रिया मेडिका देखते हैं। ठीक है, आपको पैथोलॉजी ही बताता है, मैट्रिया मेडिका के जो मॉडलिटीज़ हैं, जो सिम्टम है मेडिसिन का, ये क्या है? पैथोलॉजी तो ही बताता है आपको कि आपको ये ऐसा सिम्टम होगा तो ऐसा होगा। आप एक मामूली सा एलिमेंट्री, क्योंकि एलिमेंट्री पैथोलॉजी जानना ज़रूरी है आपके लिए और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। आप एक पेशेंट आपके पास आता है, आपको आके कहता है कि मुझे नींद नहीं हो रहा है, भूख नहीं है, लेटरिन नहीं हो रहा है, मुझे बेचैनी है। आप क्या इकोनाइट से उसको ठीक कर देंगे? आर्सेनिक एल्बम से ठीक कर देंगे? अगर आपके पास पैथोलॉजी होता, पता चला कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर है जिसकी वजह से उसको गैस बन रहा है, जो नींद नहीं आ रहा है, चौंक के उठ रहा है, जब एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन नहीं होगा, 2 हफ्ता तक नहीं होगा, तो माइंड में चला गया उनकी बात। अब माइंड इधर उधर की, अब जिसको नींद नहीं होगा तो वो बहकी बहकी बातें करेगा, कहेगा कुछ, सुनेगा और कुछ सुना है और को दे रहा है। सारा सिस्टम को डिस्टर्ब किया उसको। तो जब डिस्टर्ब किया सारा सिस्टम, अगर आपके पास पैथोलॉजी होता, आपके पास एंडोस्कोपी का कॉपी होता जिसमें आपको पता चल जाता क्या है, एच पाइलोरी है, स्ट्रेप्ट एरेस्विग है, या फिर गैस्ट्राइटिस है, या गैस्ट्राइटिस अल्सर है या पी इंजेक्शन में कुछ है उसका, तो अगर वो आपके पास होता तो आप उसी आधार पर काली बाइक्रोम दे सकते थे, आपको फास्फोरस दे सकते हैं, आपको नाइट्रोम्यूर दे सकते थे, एसिड फोर्स दे सकते, ग्रेफाइटिस दे सकते थे। तो आपके पास तो एक इंटरसेप्ट कर गए ना आप,
पैथोलॉजी आपको इंटरसेप्ट करने का मौका देता है कि आप बीमारी को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और इंटरसेप्ट करके उसकी लोकेशन पता कर लेते हैं और लोकेशन करते आप उसको आप वैसा मेडिसिन छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कंक्लूड में ला लिया, 5-6 मेडिसिनों में ला लिया उसको, 10 मेडिसिनों में ला लिया, हाईएस्ट 10 मेडिसिनों में ला लिया। अब 10 मेडिसिनों में उसको सिम्टम पूछ लेंगे आप, सिम्टम पूछ लेंगे तो फिर आप 3 मेडिसिन 4 मेडिसिन 2 मेडिसिन के बीच में आ गए। और फिर वहाँ से फिर आप देखेंगे उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर, तो फिर वहाँ पे 1-2 मेडिसिन पे आके आप रुक गए। ये आपको पैथोलॉजी करने का मौका देता है। आप फिर वहाँ पे चले गए, ब्रेन उसका ख़राब हो गया तो फिर ब्रेन ख़राब का आप चले गए काली फोस की तरफ। अब दीजिएगा काली फोस 3x 6x में, ठीक है। तो आपको लगता है कि उससे पेशेंट ठीक होगा? जब पेशेंट ठीक होगा तो आपके पास आएगा वो। अरे पेशेंट को 10 दिन में कम से कम रिलीफ तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी पैथी का हो। वो आपका कितना दिन वेट करेगा? 5 दिन 10 दिन, उससे ज़्यादा वेट नहीं करेगा वो। आपको उसी हिसाब से काम करना है। तो आप पैथोलॉजी आपका बहुत बड़ा आप थेरोपेटिक है। अब जो रिपोर्टरी ही मैं तो मेरी भाषा में, अगर मेरी ओपिनियन आप अगर समझें तो पैथोलॉजी को आप यूँ समझिए कि पैथोलॉजी आपकी रिपोर्टरी है। 90% ऐसे डॉक्टर हैं जिनको रिपोर्टरी नहीं आता है। कारण क्या है? क्योंकि रिपोर्टरी इतनी वास्ट है, इतनी लंबा है, पढ़ाने वाला भी अलग पढ़ा गए, उनको जो पढ़ाए उनको भी वो लोग शायद नहीं समझाए सही ढंग से। हम लोगों को तो क्या समझाएंगे, हम लोगों को तो खुद समझ नहीं है, ठीक है। और नहीं समझ है, यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको रडार बेचती होगी, 50,000 दो, 60,000 दो, और मोबाइल पे और कंप्यूटर पे लेके बैठ के पूछते रहो। आपको लगता है कि पेशेंट सही बात, आपको 90% सही बात, सब झूठ बात बताएगा आपको। उसको लगेगा कि मेरे प्रैक्टिस पे बात आ रहा है। उसको अगर आप कहिएगा एक प्रोस्टेट का पेशेंट को, प्रोस्टेट के एक पेशेंट को अगर आप कहिएगा कि आपको जब पेशाब करते हैं तो आपको ऐसा होता है कि खड़ा होने से फुल पेशाब होता है बैठने से, तो वो बोलेगा कि मैं खड़ा होकर पेशाब करता हूँ। अगर वो मुस्लिम है तो हमसे बकझक करने लगता है। मालूम है क्यों बकझक करता है वो? उसको लगता है कि मेरे पर्सनल पे सवाल करा कि मैं खड़ा होकर पेशाब करता हूँ, खड़ा होकर यूरिन पास करता हूँ मैं। वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कभी सच्चा बात आपको 90% सच्चा बात पेशेंट नहीं बताएगा आपको। वो इधर उधर की बातें करेगा। क्या लिखा हुआ है पैथोलॉजी में, यही पूछेगा, ऐसा ऐसा है मुझे। वो कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगी। वो आपको खुद डिफ्रेंशिएट करना है। अगर वो बता देता तो हम उसको चीमीफिला लिखते, क्योंकि चीमीफिला का ये सिम्टम है, पैथोलॉजी भी बताती है। मॉडलिटी क्या है चीमीफिला का? प्रोस्टेट, अगर उसको इन्फेक्शन है प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से अगर उसको खड़ा होने से फुल पेशाब आता है तो आप चीमीफिला लिखिए। बैठने से पेशाब बूंद बूंद आ रहा है, खड़ा होकर आ रहा है, चीमीफिला मेडिसिन आप लिखिए, 2 दिन दीजिए। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कन्फ्यूजन करेगा, आपको दूसरा तीसरा मेडिसिन आ जाएगा आपका रडार में और आपका रिपोर्टरी में। तो आपको अगर पैथोलॉजी पता होगा तो इन चीज़ों से बचिएगा, इन दलालों से बचिएगा आप, इन कंपनी की जाल भंवर से बचिएगा आप। तो आप पैथोलॉजी पेशेंट करने के लिए तैयार है? पैथोलॉजी 500-400 रुपये में पैथोलॉजी हो जाता है, ब्लड का टेस्ट हो जाता है। आप CBC को ही बढ़िया से पढ़ लिए, अल्ट्रासाउंड तो करता ही है। पेशेंट को कुछ भी होगा वो अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएगा, वो आपका इंतज़ार नहीं करेगा डॉक्टर साहब क्या करते हैं नहीं करते हैं। कहेंगे अगर नहीं आप देखिएगा उसको, बोलेगा आता ही नहीं है डॉक्टर साहब को पैथोलॉजी, सीधा कहेंगे अल्ट्रासाउंड पढ़ने नहीं आता है उनको। वो आपके पास रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे आपके पास से। तो आपको बेसिक चीज़ें समझना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि नहीं होम्योपैथी में ये हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे होम्योपैथी के डोसोलॉजी पे, कि डोसेस कितना होता है और किन ने कितना चर्चा किया है और डोसेस का क्या है, सारा सिस्टमेटिक हम आपको बताएंगे। जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसी विषय पे बात करेंगे। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आ गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मिनिमम मेंबरशिप लगता है, आप उसको कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। बाकी वरना मैं मेडिसिन का तो ये बता ही देता हूँ, ठीक है। आप जैसा समझें। तो थैंक यू, धन्यवाद।